अगर आपको याद हो तो मैंने आपको टाइप 2 में बताया था, उम्मीद है याद होगा, है ना। रेंज ऑफ y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा। याद है आपको? मैंने आपको ये बताया था और मैं आपको ये भी जरूर बता के गया हूंगा कि इसकी रेंज, है ना, बिल्कुल इसकी रेंज, ठीक है, माइनस अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होती है। ये मैं आपको बता के गया हूं। मैं अब आपको इसका लॉजिक समझाता हूं। लॉजिक क्या है, ठीक है, माने इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ ये है कि जिस y को आप लोग a sin थीटा प्लस b cos थीटा मानते हैं, उसके साथ ये चीज अवश्य याद रखें कि हमेशा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें, इसका सही फॉर्मेट पता करने के लिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस b अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा, राइट है। और बाहर की तरफ आपको दिख जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ डू वन थिंग, थोड़ी सी देर के लिए a को, है ना, बहुत ध्यान से समझना, इस चीज को आप एक बार के लिए साइन फाई मान लो। अगर आपने a अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साइन फाई मान लिया, राइट है, तो आपको पता होगा ये ऑटोमेटिकली p बाई एच हो गया। p बाई एच होते ट्राइंगल बीच में आ गया। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बोले तो a, h की वैल्यू चमक जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑटोमेटिकली b हो जाएगा। तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी। मैं ये कह सकता हूं हैंस cos फाई इज इक्वल टू कितना, cos फाई इज इक्वल टू b अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माने अगर मैं इसको मानता हूं साइन फाई तो ऑटोमेटिकली ये वाला बन जाता है cos फाई, बन जाता है कि नहीं बन जाता। अब उल्टा भी देखें, ऐसा नहीं लेकर के ऐसा भी करते। मान लो अगर आप ऐसा भी करते, क्या करते कि लेट साइन थीटा के साथ वाले को आप cos फाई मानते। मान लीजिए आपने a अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को cos फाई माना होता तो cos फाई इज इक्वल टू b बाई एच होता है। ट्राइंगल के दौरान ये अगर फाई है तो फाई के साथ वाला ये वाला बेस की वैल्यू हो गई a, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली ये हो गई b। अब मैं अगर आपसे पूछूं बताइए साइन फाई कितना होएगा, तो साइन फाई इज इक्वल टू p बाई एच इज इक्वल टू b अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माने आपने किसी को भी साइन फाई माना होता, चाहे इसको या इसको, ऑटोमेटिकली दूसरा फिट बैठ जाता। इसका मतलब ये कि मैं अगर इसे, मैंने क्या माना है cos फाई, तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं, ये लिखा है साइन थीटा इंटू cos फाई, लिख दो, प्लस इधर की तरफ इसको cos थीटा इंटू साइन फाई, क्योंकि मैं प्रूव कर चुका हूं, है ना भाई। और बाहर की तरफ ऑलरेडी किसकी मल्टीप्लाई चल रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर मैं आगे कर दूं तो ये जो भी लिखा है ये साइन थीटा प्लस फाई लिखा है, हाँ या ना। अगर ये साइन थीटा प्लस फाई लिखा है तो ये भी वाई है। और मैं अच्छे से जानता हूं कि रेंज के दौरान अगर आपको याद हो तो साइन थीटा की रेंज कहां से कहां में होती है, -1 से 1 में। और अगर कल को मैं 2 साइन थीटा कर दो तो ये रेंज -2 से 2 में हो जाएगी। तो आप एक और बात बताइए, कल को अगर मैं 2 साइन थीटा प्लस 5 कर दूं तो भी रेंज, अंदर चेंज तो बाहर नो चेंज, तो अभी रेंज कहां से कहां तक रहेगी, -2 से 2 तक। याद आया? तो सोचिए इसकी रेंज -1 से 1 और बाहर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपनी रेंज हो गई कहां से कहां तक, रेंज हो गई कहां से कहां तक, माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। आपको बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल, बहुत ही सिंपल सी एक घटना है। अब जरा इसके फायदे देखें। मान लीजिए किसी ने मेरे से कहा कि बताइए रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। किसी ने अगर मुझसे इसकी रेंज मांगी तो मैं समझता हूं a की वैल्यू, b की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, तो रेंज होती है हमारी कहां से कहां तक, रेंज होती है माइनस रूट ओवर
माने 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से लेकर के रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसका मतलब कहां से कहां तक? -5 to 5। मान लीजिए कल को क्वेश्चन में पूछने वाले ने कहा होता कि हमें तो रेंज में y इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x के साथ में है ना प्लस 5 भी कराना है, तो हमें पता है इतनी दूर तक रेंज हमने निकाली है। कहां से कहां तक निकाली है? -5 से 5, ये निकाल चुका हूं मैं अभी है ना। और पीछे प्लस कितना करना है? 5। प्लस का 5 किसके साथ प्लस करूं? इसके या इसके? दोनों के साथ। तो जैसे ही मैं दोनों के साथ प्लस करूंगा तो -5 + 5 और इधर 5 + 5 यही होगा, तो ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 10। इसका मतलब बाहर कोई कांस्टेंट हो तो इतनी दूर तक रेंज निकाल करके दोनों के साथ ऐड कर दें। कहानी में यहां तक में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिमेंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये गलती से भी गलत ना समझें। रिमेंबर, in range of y is equal to a sin theta plus b cos theta, theta is same for both। दोनों में जो एंगल है वो कितना है? थीटा ये है। अगर कल को ये a sin theta, if it is y equal to a sin theta plus b cos 2 theta, then फार्मूला विल नॉट वर्क। बात समझ में आई? तो फार्मूला काम नहीं करेगा। बहुत सिंपल और बहुत ही काम की बात, ठीक है ना भाई? हाँ, ये तभी तक काम करेगा जब तक दोनों में थीटा है, राइट है। लेकिन इसका भी कुछ जगह तोड़ भी है। जैसे मान लीजिए कल को कोई क्वेश्चन में, ठीक है, इससे पहले कि अपन आगे चलें किसी क्वेश्चन की बात भी कर लेते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दे दिया कितना? y is equal to sin x plus π/3, ठीक है, प्लस में 3 cos x minus π/3, राइट है भाई। अब जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या ये दोनों के अंदर, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना, क्या ये दोनों में एंगल सेम है? नहीं है। दिख रहा है ना? एंगल इज डिफरेंट, एंगल इज डिफरेंट। कह दो, अगर देखा जाए इसमें और इसमें एंगल अलग अलग है, हेंस फार्मूला विल नॉट वर्क। लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो आपको पता चलेगा sin x, sin a + b का फार्मूला याद आएगा। तो sin x cos π/3, cos π/3 माने cos 60 माने 1/2 प्लस फिर अगला cos x इंटू sin π/3, sin π/3 बोले तो √3/2 लिख दो, इसे खोल दिया, प्लस 3 की जगह 3 cos a - b का फार्मूला cos x cos π/3 1/2 प्लस याद आया sin x इंटू √3/2 कर दो। कितने लोगों को दिखता है कितने sin x हैं? एक इधर और एक, दोनों में sin x ही है। sin x कॉमन ले लो। आप बताओ sin x कॉमन लेते इधर 1/2 और उधर से कितना कॉमन आ जाएगा? √3/2 प्लस cos x भी 2 हैं, कॉमन लेते कितना बचेगा? बोलो जल्दी से। √3/2 प्लस इधर 1/2 या 3/2? 3/2। तो इधर भी बिल्कुल 3√3/2, तो इधर कितना हो गया? 3/2। क्या कहते हो? इसे ऐसे लिखो या sin x को पीछे लिखूं, एक ही बात है। अरे a.b या b.a एक ही बात है ना। तो वैसे ही इस cos x को यहां लिखो, या तो sin x पीछे लिख देता हूं प्लस इसके पीछे cos x लिख दो, चलेगा? चलते ही अब सोचो ये sin x, sin के अंदर का एंगल कितना, इधर का एंगल कितना? क्या आर्ग्यूमेंट सेम हुआ या नहीं हुआ? दोनों का एंगल सेम हो गया, फार्मूला काम करेगा। जल्दी से आप बताओ a कितना? तो ये पूरा बन गया a, बन गया ये पूरा बन गया b। तो अपने को पता है हमारी रेंज कहां से कहां तक निकल जाएगी? रेंज निकल जाएगी -√ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूं 3√3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इधर से देखा जाए तो 3 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। और यही चीज दोबारा लिख दो, से लेके यहां तक कर लेंगे। बात समझ में आई आपको? फटाफट अगला पॉइंट, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 17 प्लस 5 sin x प्लस 12 cos x
अपॉन नीचे 17 माइनस 5 साइन एक्स माइनस 12 कॉस एक्स। राइट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ भाई करो, जरा देखिएगा थोड़ी सी देर के लिए, 1 मिनट पहले इसको मैं कर देता हूं, अगला वाला आप ट्राई कर लेना। अगर मैं आपको बताऊं जो y दे रखा है उसको अगर आप गौर से देखें तो 17 प्लस 5 साइन एक्स प्लस 12 कॉस एक्स दे रखा है। मैं एक ब्रैकेट क्रिएट कर रहा हूं जानबूझ करके, 17 माइनस 5 साइन एक्स प्लस 12 कॉस एक्स दे रखा है, दे रखा है ना, ये y दिया है। अगर ये y दिया तो दिमाग से थोड़ी सी देर के लिए इस पूरे क्वेश्चन को निकालो और एक बार के लिए इसे p मान लेता हूं। अगर मैंने इसे p मान लिया तो p इज इक्वल टू दे रखा है 5 साइन एक्स प्लस 12 कॉस एक्स। राइट है भाई। अब मैं आपके सामने अगर इसे p कहते हो तो मैं इसका p का मैक्सिमम पूछता हूं। किसी को पता है p का मैक्सिमम और p का मिनिमम? याद है इसकी रेंज कहां से कहां तक? अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस से लेकर के अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, हाँ या ना? तो अपने को पता है रेंज निकल जाएगी -13 to 13। तो बताइए मैक्सिमम कितना? 13, मिनिमम कितना? -13। अब इस तरफ आ जाइए, मान लीजिए मुझे y का मैक्सिमम निकालना है, तो y के मैक्सिमम में 17 का कोई रोल नहीं है, जो भी ऊंचा नीचा कर सकते हैं ये दोनों कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन ये जो p लिखा है और ये जो नीचे p लिखा है, ठीक है, उसमें समझना मेरे को आंसर मैक्सिमम चाहिए, तो ऊपर वाला मैक्सिमम हो और नीचे वाला मिनिमम हो। दोबारा सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जिस दिन ये मिनिमम होगा आप नेगेटिव कम से कम घटाओगे। अरे जितना ये कम होगा उतना कम घटाओगे, जितना कम आप घटाओगे उतना ज्यादा बचेगा, और जितना ज्यादा बचेगा उतना ज्यादा बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, और जितनी बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे उतना छोटा आंसर आएगा। तो आपका आंसर मैक्सिमम की जगह मिनिमम आ जाएगा। नहीं आई? दोबारा से गिनती गिनना, जितना नेगेटिव कम से कम होगा उतना 17 में से कम घटेगा, जितना 17 में से कम घटेगा उतना ज्यादा बचेगा, जितना ज्यादा बचेगा उतना ज्यादा से डिवाइड होएगा, और जितना ज्यादा से डिवाइड होगा उतना कम आंसर आएगा। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब नेगेटिव में ये वाली पार्टी मिनिमम नहीं चलेगी, क्योंकि अगर ये कम हुआ तो ज्यादा बचेगा, ज्यादा बचेगा, ज्यादा डिवाइड होगा, ज्यादा डिवाइड होगा, कम आएगा। हमें तो ज्यादा आना चाहिए, तो ज्यादा आने के लिए बेस्ट थिंग इज मैक्सिमम। ऊपर वाला तो टॉप जाए सो जाए, क्योंकि अगर वही कम हो गया तो वैसे ही मर जाएंगे। ऊपर वाला तो टॉप। अब ये जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना ज्यादा घटेगा, जितना ज्यादा घटेगा उतना कम बचेगा, उतना कम बचेगा ना 17 में से घटने के बाद। जितना कम बचेगा उतना कम से डिवाइड होगा, और जितने कम से डिवाइड होगा उतना ज्यादा आंसर आएगा। कहानी पकड़ में आ रही है? तो आपको ये दोनों कैसे चाहिए? मैक्सिमम, और आपको पता है आपका मैक्सिमम 13 है, याद है ना? 13, तो 17 प्लस 13 अपॉन 17 माइनस 13। क्या मेरी कहानी पकड़ पाए? अब हमारे को अगर बाय द वे y का मिनिमम चाहिए तो 17 प्लस पे 17 माइनस पे, आओ सोचें, मिनिमम चाहिए। ऊपर वाला तो कम कर दो पहले से ही, क्योंकि कम होगा तो कम में भाग जाएगा, कम में हमें तो कम लाना है, टारगेट ही कम है। लेकिन नीचे वाले को मैक्सिमम या मिनिमम, एक बार मिनिमम पे सोचते हैं तुक्का मारने के बजाय। मान लीजिए मिनिमम रखा, 17 में से कम घटेगा, ज्यादा बचेगा, ज्यादा बचेगा, ज्यादा का डिवाइड होगा, ज्यादा का डिवाइड होगा, कम आंसर आएगा, और हमें तो कम ही चाहिए, तो दोनों मिनिमम। कहानी पकड़ में आ गई? तो ये हो जाएगा 17 प्लस 13 अपॉन 17 माइनस 13। क्या कर लेंगे? -13, सॉरी, कर लोगे? कहानी पकड़ में आ गई ना? थोड़ी अलग स्टोरी है। हाँ भाई, तो अगर वो सब्ट्रैक्शन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ और क्या, सिंपल।